नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अधिगम को हम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे थे और लगभग अधिगम चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। एक अधिगम की कठिनाइयाँ, वो निरोग्यता वाला एक चैप्टर है। जब तक हम बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़ेंगे तब तक वो चैप्टर हमारी समझ में नहीं आएगा। जैसे किताबों में मान लो अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत दे रखा है, निर्मितवाद सिद्धांत दे रखा है, उस चैप्टर को हम बाल विकास जब चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर जाकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसके लिए बच्चे का अभिवृद्धि, विकास, संवेगात्मक विकास, जितने भी प्रकार के विकास हैं उन सभी को हमारे द्वारा मालूम चलना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है। तब जाके नहीं हम अधिगम की कठिनाई और जीन राज्य का संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, निर्मितवाद का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, उन चैप्टर को हम तभी ही अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से सीखने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ से जो पेपर में प्रश्न आता है, बुद्धि जो वाला चैप्टर है, रीट भर्ती के अंतर्गत 2 प्रश्न तो डेफिनेटली आते हैं और सी टेट में इस प्रश्न को यहाँ से थोड़ा लंबे टाइप ऑप्शन आते हैं, तो उस चीज़ को भी मैं क्लियर करता चलूँगा साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बुद्धि। देखो दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न कभी भी लोग पूछते हैं, सर बुद्धि होती है, इधर देखो आप, क्या बुद्धि होती है। एक ऑप्शन आता है जन्मजात या अर्जित, बुद्धि होती है। एक ऑप्शन अपने पास क्या, जन्मजात या क्या अर्जित। और जो सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या है, जन्मजात या क्या अर्जित, बहुत से लोग पेपर में किसी किताब में जन्मजात दे रखा है और क्या अर्जित दे रखा है। एक बात याद रख लेना दोस्तों, यदि पेपर में आ जाए बुद्धि है तो अपने को दोनों पर राइट आंसर जाना है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों। अर्थात जो बुद्धि होती है वो जन्मजात भी होती है और क्या होती है, अर्जित होती है। तो राइट आंसर जाएगा इसका क्या, उपरोक्त दोनों। अब क्या होता है कि जो बुद्धि के बारे में किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं है कि बुद्धि अभी क्या है। सभी लोग क्या है, उस समय बुद्धि के कोई एक कारक सिद्धांत बताता है, कोई द्विकारक सिद्धांत बताता है, कोई द्वितीयकारक सिद्धांत बताता है, संयोजनवाद से जोड़ता है, भूखंड से जोड़ता है, समूह कारक से जोड़ता है, पर लेकिन वास्तविकता रूप में मालूम किसी को नहीं चल रहा है बुद्धि क्या है। और सभी लोग क्या है, अपने अपने मत दे रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। तो प्राचीन काल की अपन बात करते हैं कि प्राचीन काल में बुद्धि जो थी वो किसका परिचालक माना जाती थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर की दृष्टि से याद रखना। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि प्राचीन काल में बुद्धि को किसका परिचालक माना जाता था, प्राचीन काल में बुद्धि को किसका परिचालक माना जाता था, तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा क्या, रटने का। प्राचीन काल में बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ किसका परिचालक मानते थे हम लोग, रटने का परिचालक मानते थे। आपने देखा होगा गुरुकुल जो पद्धति थी, कौन सी पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति थी, जिसको संस्कृत में कहते थे पारायण विधि, रटने पर बल दिया जाता था। बस रटाया जाता था बच्चे को, विभिन्न प्रकार के संस्कृत के श्लोक हुए, कोई कविताएं हुई, रटने पर विशेषकर बल दिया जाता था। पर लेकिन जो दोस्तों आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है, कौन, आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है इस कथन से सहमत नहीं है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस कथन से सहमत नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति हुआ, कौन, आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका, बेलार्ड। कौन, बेलार्ड एक व्यक्ति हुआ था, मनोवैज्ञानिक, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बेलार्ड। उस व्यक्ति ने कहा था, किसने, बेलार्ड ने ये कहा था कि जो एक अध्यापक होता है, एक टीचर होता है, मतलब एक जो अध्यापक है, कौन है दोस्तों, अध्यापक है। जो अध्यापक होता है हमेशा बुद्धि को क्या करता है, विकसित करने का प्रयास करता है। बुद्धि को क्या करेगा, ये विकसित करने का प्रयास करेगा। और जो एक मनोवैज्ञानिक है, कौन दोस्तों, एक कौन, मनोवैज्ञानिक है, ये हमेशा जो बुद्धि को क्या करता है, मापने का प्रयास करता है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे को जब अध्यापक पढ़ाता है तो सिर्फ बुद्धि का विकास करेगा, सर्वांगीण विकास करेगा। और जो मनोवैज्ञानिक है वो बच्चे का IQ नापेगा। तो एक किसी भी पर, लेकिन मालूम किसी को नहीं है बुद्धि क्या है, फिर भी ये कहता है बेलार्ड की मालूम किसी को नहीं है, किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं है कि बुद्धि क्या है। जैसे ये इसने मनोविज्ञान में ये बात कही बेलार्ड ने, तो बेलार्ड की चुनौती को स्वीकार कर लिया दोस्तों, किसने, फ्रीमैन ने। किसने स्वीकार किया, फ्रीमैन ने। याद रखते चलना, यहाँ से प्रश्न ध्यान रखना जरूरी नहीं है मनोवैज्ञानिक का नाम आए, प्रश्न की लैंग्वेज ऐसे ही आएगी, निम्न में से बुद्धि का कौन सा कथन नहीं है। तो जो मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूँ आज की क्लास में यही चैप्टर होगा कि निम्न में से कौन सा कथन नहीं है, जिसको बोलते हैं एनालिसिस क्लासेज।
अभी मैंने आपको अधिगम में सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस पढ़ाई थी, अभी उसकी एनालिसिस क्लासेस बाकी हैं। पहले इस चीज़ को सीख लो आप। फ्रीमैन ने कहा, जैसे बेलार्ड ने कहा कि एक अध्यापक बुद्धि को विकसित करने का प्रयास करता है, एक मनोवैज्ञानिक बुद्धि को मापने का प्रयास करता है, लेकिन मालूम किसी को नहीं है बुद्धि क्या है। जैसे इसने कहा कि मालूम किसी को नहीं है बुद्धि क्या है, तो इसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया किसने? फ्रीमैन ने। किसने स्वीकार किया? फ्रीमैन ने। और क्या कह दिया? बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि एक क्या है दोस्तों? जन्मजात योग्यता है। देखो आप, बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी बच्चे में बुद्धि विकसित हो जाती है। किसके अनुसार? फ्रीमैन ने। पर लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर चर्चा की कि बुद्धि क्या है? एक जन्मजात है और क्या है? अर्जित है। ये बिल्कुल वास्तव में सही है कि एक मान लो मैं आपको देख करके कोई वर्क कर रहा हूँ, वो भी एक प्रकार की बुद्धि है, और एक मैं मेरा अनुसार हिसाब से कर रहा हूँ, वो भी एक प्रकार की क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि जन्मजात होती है और क्या होती है? अर्जित होती है। बेलार्ड ने अपना काम कर दिया कि एक अध्यापक को मालूम भी नहीं है, सिर्फ विकसित करता जाता है बुद्धि को। एक मनोवैज्ञानिक को भी मालूम नहीं है, सिर्फ बुद्धि को मापता जाता है। और फ्रीमैन ने कहा चलो मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ और आपको बताता हूँ कि बुद्धि एक क्या है? जन्मजात योग्यता है। बुद्धि क्या है? एक जन्मजात योग्यता है। जैसे ही फ्रीमैन ने अपना कोटेशन दिया तो आगे एक कोटेशन और दिया मनोवैज्ञानिक ने, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन। देखो स्पीयरमैन कहता है, अच्छे समझते चलना आप लोग, ठीक है। स्पीयरमैन कहता है कि जो बुद्धि है, क्या? चार्ल्स स्पीयरमैन कहता है कि जो बुद्धि है संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक की योग्यता। संश्लेषणात्मक और क्या दोस्तों? विश्लेषणात्मक की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक की योग्यता है। अर्थात इसने बुद्धि के जो दो रूप बताए थे, वो बताए थे कौन सा? संश्लेषण और क्या दोस्तों? विश्लेषण। ये चीज़ हम लोग शिक्षण विधि के अंतर्गत पढ़ेंगे कि संश्लेषण क्या है, विश्लेषण क्या है, आगमन क्या है, निगमन क्या है, अंश से पूर्ण की ओर किसको कहते हैं? पूर्ण से अंश की ओर क्या कहते हैं? सिर्फ अभी ये याद रखो कि स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि के जो दो रूप होते हैं वो होते हैं कौन से? संश्लेषण और कौन से? विश्लेषण। दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक हुआ वुडवर्थ, याद रखना आप। कौन? वुडवर्थ हुआ। वुडवर्थ ने बताया, देखो एक तो व्यक्ति जो कार्य करता है, एक व्यक्ति जो क्या करता है? कार्य करता है, वो भी एक प्रकार की क्या है? बुद्धि है। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। एक अपना बालक अपनी प्रतिभा का प्रयोग करता है, याद रखना। एक बालक अपनी प्रतिभा का प्रयोग करता है, वो भी क्या है? एक प्रकार की बुद्धि है। और दोस्तों एक कोटेशन और कहा था वुडवर्थ ने, याद रखना, तीनों प्रश्न पेपर में आ जाए कि निम्न में से वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है। और एक बात कही थी इसने, योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता भी बुद्धि है। योग्यता को, इस चीज को मैं क्लियर करूंगा, तीनों क्या चीज अभी? योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता बुद्धि है। योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता भी क्या कहलाती है दोस्तों? बुद्धि कहलाती है। देखो प्रश्न क्या बनेगा? निम्न में से वुडवर्थ से संबंधित नहीं है। वुडवर्थ से संबंधित नहीं है, ठीक है। प्रश्न की लैंग्वेज यही होगी कि बुद्धि के संबंध में वुडवर्थ का क्या राय नहीं है। मान लो ऑप्शन दे दिया जो व्यक्ति कार्य करता है बुद्धि है, और चौथा दे दिया मान लो समायोजन की योग्यता। क्या दे दोस्तों? समायोजन की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। अब लोगों को मालूम ही नहीं है कि प्रश्न कैसे करना है। अब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? समायोजन की योग्यता बुद्धि कहलाती है, लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं और इसको कार्य कर, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। और ज़्यादातर जब इस प्रश्न का विश्लेषणात्मक किया गया, रेटिंग निकाली गई थी, तो लोगों ने क्या किसको हटाया? कार्य करता है। क्योंकि लोगों के दिमाग में आ जाता है मैकडूगल का मोटिवेशनल कोटेशन है, कार्य करना अभी प्रेरणा कहलाती है। अरे दोस्तों प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा कि जो व्यक्ति कार्य कर लेता है वो क्या है? एक बुद्धि है। मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ तो बुद्धि होगी। प्रतिभा का प्रयोग कर रहा हूँ, वो भी बुद्धि होगी। और योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता, जैसे मैंने आरटेट का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, 3rd ग्रेड की भर्ती प्राप्त, समझना आप, बीए पेपर पास कर लिया, बीएड कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, एमफिल कर लिया, तो योग्यताओं को मैं ग्रहण करता जा रहा हूँ।
कल मालूम है नेट का पेपर भी क्लियर कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये चीज़ आपके पास होगी, आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हो, आप शिक्षक बनने की योग्यता को भी आपने ग्रहण कर लिया है, तो एक प्रकार की क्या कहलाएगी, बुद्धि कहलाएगी। किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। याद रखना निम्न में से कौन सा नहीं है, तो तीनों आप लोग पढ़ के जाओगे। और स्पीयरमैन ने क्या बताया, विश्लेषणात्मक और क्या दोस्तों, संश्लेषणात्मक योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। अब जो अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो है अल्फ्रेड बिने का। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में अल्फ्रेड बिने। देखो इसी प्रकार से अल्फ्रेड बिने का भी पेपर में प्रश्न आ सकता है कि अल्फ्रेड बिने से संबंधित बुद्धि का क्या मत नहीं है। देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा था, अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा था। अल्फ्रेड जो बिने ने बताया कि एक तो क्या, उद्देश्य प्राप्ति, क्या दोस्तों, उद्देश्य प्राप्ति, ठीक है, आत्मविवेचन की शक्ति, उद्देश्य प्राप्ति, आत्मविवेचन की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता ही बुद्धि कहलाती है। तीन तत्वों पर तो इधर जोर दिया है, निर्णय लेने की क्षमता। किसी उद्देश्य को शिक्षक बनने जा रहे हो आप, उसके लिए आप मेहनत करते हो, वो भी एक प्रकार की बुद्धि है। आत्मविवेचन कि यार मेरे को कितना पढ़ना है, मनोविज्ञान की क्लास लेनी है या नहीं लेनी है, शिक्षण विधि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर को छोड़ना है, इसको ज़्यादा पढ़ना है, आत्मविवेचन शक्ति। और दोस्तों लास्ट में निर्णय लेना कि किस पुस्तक के माध्यम से पढ़ना है, वो एक प्रकार की क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। किसके अनुसार, अल्फ्रेड बिने ने। पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है अल्फ्रेड बिने का, आप लोग पढ़ के जाना कि अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के कितने आयाम बताए हैं। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के जो आयाम हैं, अल्फ्रेड बिने ने जो बुद्धि के जो आयाम हैं वो कितने प्रकार के बताएं। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा कितने, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के जाएंगे दोस्तों, 4 प्रकार के। आपको याद है कि अल्फ्रेड बिने ने जो बुद्धि का आयाम बताए थे वो कौन कौन से बताए थे, बोलो दोस्तों, क्या नाम है। एक का नाम ज्ञान, एक का नाम कौन सा, आविष्कार। देखो ज्ञान हो गया, आविष्कार हो गया, निर्देश और आलोचना। याद रख के जाना, निर्देश और क्या, आलोचना। देखो अल्फ्रेड बिने ने जो बुद्धि के जो आयाम बताए थे वो 4 बताए थे। आयाम, ज्ञान, आयाम बताए थे 4, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। पेपर में आ जाए निम्न में से अल्फ्रेड बिने का संबंधित कौन सा नहीं है। पर लेकिन दोस्तों एक याद रखना, बुद्धि हमेशा ज्ञान नहीं होती। प्रश्न आ जाए निम्न में से क्या बुद्धि ज्ञानात्मक होती है क्या, बुद्धि ज्ञानात्मक होती है क्या। आपने कोई ज्ञान ग्रहण कर लिया तो क्या वो बुद्धि है क्या, नहीं है दोस्तों। सिर्फ उस बुद्धि का ज्ञानात्मकता के साथ संबंध है, बुद्धि हमेशा ज्ञानात्मक नहीं होती है। यही प्रश्न करना है, बुद्धि ज्ञानात्मक नहीं होती है। बुद्धि का सिर्फ ज्ञानात्मकता के साथ क्या है, संबंध है ओनली। जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ बस ये संबंध है। पर लेकिन ये नहीं कि आपको किसी ने ज्ञान दे दिया और आप लोगों की बुद्धि विकसित हो गई, ऐसा होता है क्या। यदि ऐसा होने से लग जाते तो आज हम लोग भी अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे क्या बोलते हैं बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाते। तो ज्ञान कभी भी बुद्धि नहीं है। ये चीज़ मैं आपको 3-4 प्रश्न बताऊंगा, आपको याद करके जाना है कि निम्न में से कौन सा नहीं है। अभी फिलहाल में सिर्फ इतना सीख लो कि बुद्धि हमेशा कोई भी ज्ञानात्मक नहीं होती। सिर्फ बुद्धि का ज्ञानात्मकता के साथ क्या होता है, संबंध होता है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि की परिभाषा क्या बताई, उद्देश्य प्राप्ति, आत्मविवेचन शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के 4 तत्व बताए थे, ज्ञान, मान लो ज्ञान है, संबंध है, बुद्धि और आविष्कार आप लोग कर रहे हो वो भी एक प्रकार की आपकी बुद्धि है। निर्देश देना किसी को सोच समझ के नहीं, और दोस्तों किसी की आलोचना करना, आलोचना ऐसे ही नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, कि यार ये ऐसा नहीं है। कभी भी आप लोग आलोचना मनोवैज्ञानिक में अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाओं में लोगों की आलोचना की है, तो वो भी एक प्रकार की बुद्धि है। तो दोस्तों मैं मानता हूँ अल्फ्रेड बिने आपका क्लियर हो गया होगा परिभाषा के अंतर्गत कि अपन बात सिर्फ यही कर रहे हैं कि बस बुद्धि क्या है। आज के चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ेंगे कि बुद्धि क्या है, बस और कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये चीज़ सीख गए आप, एक प्रश्न आपका पेपर में कंप्लीट हो गया। दोस्तों आगे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, देखो बेलार्ड का हो गया, स्पीयरमैन का हो गया, आप लोगों ने सुना होगा थॉर्नडाइक। कौन सुना होगा दोस्तों, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने भी अच्छी बात बताई है। तो मालूम है आपको थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, कोई आप में से बता सकता है क्या थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, अमूर्त चिंतन के साथ योग्यता करना।
क्या दोस्तों, अमूर्त चिंतन के साथ क्या करना, योग्यता करना क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। देखो, अमूर्त चिंतन के साथ अमूर्त चिंतन के साथ योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। अमूर्त चिंतन क्या होता है, ऐसी विषय वस्तु जिसको हम नहीं जानते पर उसके विषय में सोचना, जैसे अंक हुआ, शब्द हुए, सूचना हुई, सुगंध हुई, हवा हुई, जिसको हम नहीं देखते हैं और जिसके विषय में हम क्या करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। तो दोस्तों वो कहलाती है कौन सी बुद्धि, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार की अमूर्त चिंतन के साथ बालक के व्यवहार में परिवर्तन आना एक प्रकार की क्या कहलाएगी, बुद्धि कहलाएगी। दोस्तों ये भी याद रख के जाना कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने, देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्या थॉर्नडाइक ने ये कहा था कि बालक में जो बुद्धि का विकास है, बालक में बुद्धि का विकास है 14 से 16 वर्ष की अवस्था में पूर्ण हो जाता है। 14 से 16 वर्ष की अवस्था में पूर्ण हो जाता है बालिकाओं में। क्या दोस्तों, बालिकाओं में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख के जाना, बालिकाओं में सबसे पहले बुद्धि का विकास होता है। बालिकाओं में सबसे पहले बुद्धि का विकास होता है, बालिकाओं में 14 वर्ष तक हो जाता है। नहीं, याद रखना है इस चीज़ को, प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ के जाना। देखो 14 और क्या 16, बालिकाओं में जो बुद्धि का विकास होगा वो 14 वर्ष तक होगा और बालकों में जो होगा वो कब तक होगा, 16 वर्ष तक का होगा। क्या रहेगा, 16 वर्ष तक का रहेगा। क्या ये प्रश्न सही है क्या? मैं आपको जो प्रश्न सिखाने जा रहा हूँ, अभी मैंने लिखा है कि बालिकाओं के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, बालिकाओं के अंतर्गत बुद्धि का विकास 14 वर्ष तक और बॉयज का अंतर 16 वर्ष तक। दोस्तों ये प्रश्न बहुत भ्रमित करने वाला प्रश्न है। देखो प्रश्न को अच्छे समझना, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक बात याद रखना, बुद्धि का विकास 14, इसमें यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपको अच्छे समझना कि बुद्धि का जो विकास है वो 14 से 16 वर्ष की अवस्था में पूरा हो रहा है। एक तो बुद्धि का विकास 14 से 16 वर्ष की अवस्था में पूर्ण हो रहा है। दूसरा, बालक या बालिकाओं में, बालक या बालिकाओं में सबसे ज़्यादा जो बुद्धि का विकास होता है वो किस में होता है, तो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या, बालिकाओं में। किसमें, बालिकाओं में। अब प्रश्न की लैंग्वेज ये बनती है कि बालक में विकास 14 वर्ष तक हो गया, बालिकाओं में 16 वर्ष तक होगा। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा, बालकों में 14 वर्ष तक होता है और गर्ल्स में हाईएस्ट कब तक होता है, 16 वर्ष तक होता है। ये राइट आंसर है, ये मैंने आपको लिखा था। सिर्फ ये आपसे आता है या नहीं, ये चीज़ अपने को तीनों पॉइंट याद करके जाना है कि बालक और बालिकाओं में विकास 14 से 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में बुद्धि का विकास और अधिक आयु तक होता है। बालकों में जो बुद्धि का विकास है वो 14 वर्ष तक रुक जाता है और उसके बाद गर्ल्स में जो विकास होता है वो क्या होता है, 16 वर्ष तक होता है। दोस्तों थॉर्नडाइक से जब पूछा गया कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, आपने इस आधार पर कैसे कह दिया कि बालक बालिकाओं का विकास, इसके बाद क्या बुद्धि का विकास नहीं होगा क्या? क्या अब हम लोगों की एज 18, 20, 22, 25 साल हो गई है, क्या बुद्धि का विकास नहीं होगा क्या? नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। याद रखना, सिर्फ जो अब हमारे पास होगा वो होगा सिर्फ ओनली पूर्व अनुभवों के आधार पर लाभ उठाएंगे हम लोग। क्या? पूर्व अनुभवों के आधार पर, पूर्व अनुभवों के आधार पर लाभ उठाने की योग्यता। अब आप जो लोगों ने सीख लिया उसके आधार पर आप जो भी कुछ लाभ उठा सकते हो वो उठा सकते हो या सीख सकते हो, पर लेकिन अब कुछ नया बुद्धि का विकास आप चाहते हो कि हमारे अंतर्गत कुछ नया बुद्धि का विकास हो। अब मैं चाहता हूं कि मेरे अंतर्गत वैज्ञानिक विकास हो, नहीं हो सकता। अब मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर इंजीनियर का विकास हो, नहीं हो सकता। अब मैं चाहता हूं मेरे अंदर डॉक्टर का विकास हो, नहीं हो सकता। दोस्तों जो बुद्धि का विकास होना होगा वो मेरे 14 वर्ष की आयु में हो गया होगा और ऐसे ही आपके में जो बुद्धि का विकास हुआ होगा वो 14 वर्ष की अवस्था में हो गया होगा। और एक प्रश्न याद रखना, वैसे अमूर्त चिंतन के साथ जो योग्यता सर्वश्रेष्ठ बताई थी परिभाषा, वो है दोस्तों किसकी, टर्मन की। इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अमूर्त चिंतन में अपने क्या करना है, टर्मन करना है। याद रखना, अमूर्त चिंतन के साथ बालक के साथ व्यवहार करने की जो योग्यता है वो है किसने बताई थी, टर्मन ने। यदि बाय द वे ऑप्शन में नहीं आता है तो अमूर्त चिंतन का इसने भी इसका क्या किया है, समर्थन किया है किसने, थॉर्नडाइक का। पर लेकिन मूल जो परिभाषा अपन बात करें कि अमूर्त चिंतन की जो मूल परिभाषा है, अमूर्त चिंतन की
जो मूल परिभाषा है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? टर्मन ने दी थी। बाकी का थॉर्नडाइक ने क्या किया? समर्थन किया। दोस्तों प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक टर्मन ने कहा है कि बच्चे में बुद्धि का विकास 15 वर्ष तक हो जाता है, बालक या चाहे बालिकाओं में। इस मनोवैज्ञानिक ने टर्मन ने बालक, प्रश्न आ जाए टर्मन के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास होगा 15 वर्ष तक, बालिकाओं में होगा दोनों में बताया कितना दोस्तों? 15 वर्ष तक। और दोस्तों किसने? थॉर्नडाइक ने कितना बताया दोस्तों? 14 से 16 वर्ष की अवस्था में बताया है। और यही दोस्तों ध्यान रखना, इसका समर्थन किया किसने? स्पीयरमैन ने। किसने दोस्तों? स्पीयरमैन ने भी कहा है कि बच्चे में जो बुद्धि का विकास है वो 14 से 16 वर्ष की अवस्था तक होता है। तो दोस्तों एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज़, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में आएगा तो अपना प्रश्न पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज यही आएगी कि निम्न में से बुद्धि से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है। तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं इस चीज़ को, रिवाइज की टाइप। देखो टर्मन, थॉर्नडाइक, दोस्तों स्पीयरमैन। मुख्य परिभाषा अमूर्त चिंतन के साथ योग्यता। अमूर्त चिंतन के साथ व्यवहार करने की योग्यता क्या कहलाती है? अमूर्त चिंतन याद कर लो, टर्मन लगा के आना है बस। टर्मन नहीं आ रहा है फिर क्या करेंगे? थॉर्नडाइक। बच्चे में, बालक या बालिका में बुद्धि का विकास, चाहे बॉयज का पूछा है चाहे गर्ल्स का पूछा है, दोनों इसके अनुसार 15 वर्ष तक हो जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार 14 से 16 वर्ष तक का। ये किसमें? बॉयज में। ये किसमें? गर्ल्स में। अरे गर्ल्स में 2 साल तक ज़्यादा होगा, समझिए आप लोग। बालकों में 2 साल पहले ही रुक जाएगा। तभी जब बच्चे जब शादी करते हैं ना तो लड़की हमेशा 2 साल छोटी लेके आते हैं, क्योंकि दोनों के अंतर्गत संतुलन क्या रहे? बराबर रहे। जब ही तो कहते हैं कि यदि मान लो लड़के की एज कितनी है 24 और लड़की की कितनी है 22, ठीक है, ये समझने का प्रयास करना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बुद्धि का विकास 2 साल पहले क्या है? बच्चे से ज़्यादा हो रहा है। जब लड़के लड़की की शादी करते हैं तो हमेशा परिवार वाले लड़की हमेशा 2 या 3 साल या 1 साल छोटी लेके आते हैं, क्योंकि बुद्धि का अनुपात बिल्कुल क्या रहे? परिवार में बराबर रहे, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं रहे। यदि मान लो किसी की शादी लड़की की एज ज़्यादा हो तो उस परिवार का क्या होगा? लोग ऐसा कहते हैं, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तो थॉर्नडाइक बताता है लोगों की स्थिति, इस मानसिक स्थिति इस प्रकार से है। दोस्तों स्पीयरमैन ने भी बालक में और बालिकाओं में बुद्धि का विकास कब तक बताया है? 14 से 16 वर्ष की अवस्था तक बताया है। कब तक बताया? 14 से 16 वर्ष तक की अवस्था के मध्य बताया है। पर लेकिन इसने बॉयज गर्ल्स का ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि बालक बालिकाओं में बुद्धि का विकास 14 से 16 वर्ष की अवस्था में होता है। पर लेकिन दोस्तों एक प्रश्न और बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि एक व्यक्ति हुआ था पीटर, याद रख के जाना। क्या नाम था दोस्तों? पीटर नाम का एक व्यक्ति हुआ था। इसने जो कहा था पीटर ने कि जो बच्चे में जो बुद्धि का विकास है, बुद्धि में जो बच्चे का विकास है जन्म से लेकर मध्य किशोर अवस्था तक होता है। जन्म से लेकर मध्य किशोर अवस्था तक होता है। जन्म से लेकर मध्य किशोरावस्था तक होता है। क्योंकि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि प्रश्न बिल्कुल इजी नहीं आएगा। प्रश्न यही आएगा, हमेशा जब भी पेपर में आता है रीड सी टेट में, बुद्धि से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है? बुद्धि से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है? तो यही चीज याद रख के जानी है। परिभाषाओं से वहाँ मनोवैज्ञानिक का नाम आपसे नहीं आएगा। पीटर ने भी कहा कि जन्म से लेकर क्या बुद्धि का जो विकास होता है वो होता है कब तक? मध्य किशोर अवस्था तक होता है। दोस्तों पेपर में प्रश्न जन्म से मध्य किशोर अवस्था भी नहीं आए। जन्म से मध्य किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था दोस्तों कहने का मतलब 14 से 16 वर्ष की अवस्था के मध्य कंप्लीट हो रहा है। यदि प्रश्न पीटर ऑप्शन नहीं दिया है और प्रश्न ऐसे ही भी आ सकता है, मनोविज्ञान की बुद्धि की विशेषता है, तो जन्म से लेकर किशोर अवस्था की समाप्ति तक भी पेपर में आ सकता है। याद रखना, जन्म से लेकर किशोर अवस्था की समाप्ति तक भी आता है, तो उसको भी अपन क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। अब जो मैं आपको नया पढ़ाने जा रहा हूँ, बेने का बता दिया आपको, टर्मन का बता दिया, एक दोस्तों व्यक्ति हुआ था हैनमान। कौन हुआ था? हैनमान हुआ था।
हैनमान ने जो दोस्तों बुद्धि के 2 रूप बताए थे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बुद्धि में था, उसने कितने रूप बताए थे? 2। एक तो बताया था बच्चे की ज्ञान की क्षमता, कि बच्चे की ज्ञान की क्षमता कितनी है, कितने मेमोरी कार्ड, कितना ग्रहण कर सकता है दोस्तों। और बताया था उसने क्या, निहित, बच्चे के अंतर्गत निहित ज्ञान, पहले से कितना ज्ञान है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैनमान ने बुद्धि से संबंधित कौन सा विषय वस्तु नहीं बताया, या कितने विषय बताए? 2। एक तो बच्चे के अंतर्गत ज्ञान की क्षमता कितनी है, और बच्चे के अंतर्गत पहले से ही जो निहित ज्ञान है वो कितना है। तो दोस्तों ये चीज़ भी अपने को क्या करके जाना है, याद रख के जाना है। ये किसने बताया था अपने को? हैनमान ने बताया था दोस्तों। अब जो अपन बात करने जा रहे हैं, एक कोटेशन है इम्पोर्टेंट बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ जो कोटेशन है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। प्रश्न आ जाए आपसे, बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ जो कोटेशन है वो किसने दिया था दोस्तों? उसका आंसर है गेट्स। क्या? गेट्स ने। देखो गेट्स ने जो कोटेशन दिया, बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ कोटेशन दिया कि बुद्धि मानसिक क्रियाओं का वह संगठित रूप है। पहले मैं आपको सुना रहा हूँ, फिर मैं आपको इसकी मुख्य चीज़ बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ याद रख के जाना है, कि बुद्धि बालक की मानसिक क्रियाओं का वह संगठित रूप है, जो मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप। देखते चलना, मानसिक क्रियाओं का एक, इसके अनुसार देखो परिभाषा, प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सा नहीं है। मानसिक क्रियाओं का एक क्या हो गया दोस्तों? संगठित रूप हो गया। किसके अनुसार? गेट्स के अनुसार। अब जो दूसरी बात करने जा रहे हैं अपन, मानसिक क्रियाओं का वह संगठित रूप है जो अधिगम के तत्वों को, किसके तत्वों को? इसने क्या क्या चीज बताई अपनी परिभाषा, देखो, अधिगम के तत्वों को, जो अधिगम के तत्व कैसे हो सकते हैं? सूक्ष्म भी हो सकते हैं और विस्तृत भी हो सकते हैं। एक तो बारीकता के साथ अध्ययन करना और एक क्या, विस्तार के साथ अध्ययन करना। और एक व्यक्ति अधिगम के तथ्यों, सूक्ष्म एवं विस्तृत तथ्यों की, जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों की शुद्धता हेतु क्या चीज पढ़ रहा है, शुद्ध है या नहीं है, शुद्धता हेतु मानसिक प्रशिक्षण पर नियंत्रण हेतु, मानसिक प्रशिक्षण पर नियंत्रण हेतु, देखो मानसिक क्रियाओं का एक संगठित रूप बताया गया है, अधिगम के सूक्ष्म विस्तृत तत्वों की सजगता बताई है, शुद्धता पर नियंत्रण बताया गया है, मानसिक प्रशिक्षण पर क्या बताया है इसने, नियंत्रण बताया है। और दोस्तों एक नई समझदारी, व्यक्ति समझदार हो जाता है, समझने लग जाता है, वो भी एक प्रकार की क्या है, बुद्धि है। शुद्धता नहीं आए, सजगता भी आ सकता है पेपर में। तो ये चीज़ बात की दोस्तों किसने? गेट्स ने, कि बुद्धि एक मानसिक क्रियाओं का वह संगठित रूप है जो अधिगम के तथ्यों की शुद्धता, सूक्ष्म एवं विस्तृत तथ्यों की शुद्धता, सजगता, मानसिक प्रशिक्षण हेतु एक नई समझदारी, और दोस्तों समाज के साथ अपने आप को स्थापित करना, समाज के साथ अपने आप को स्थापित करना, समाज के साथ अपने आप को क्या करना? स्थापित करना, अपने आप को क्या करना दोस्तों? स्थापित करना। क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। तो इतने तत्वों की चर्चा की है, और ज़्यादा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कोटेशन पेपर में आपका यही बनेगा, कौन सा? गेट्स का, कि बुद्धि मानसिक क्रियाओं को वह संगठित रूप है जो अधिगम के तथ्यों, सजगता, शुद्धता, सूक्ष्म विस्तृत ज्ञान, नई समझदारीपन, समाज के साथ अपने आप को ढालना, मानसिक प्रशिक्षण पर नियंत्रण हेतु, ये दोस्तों गेट्स ने अपने कोटेशन में चर्चा की है। स्क्रीनशॉट ले लेना, कैसा भी पढ़ के चले जाना। यदि आंसर आए तो लगाना, अपने को क्या लगाना दोस्तों? गेट्स लगाना है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रख के जाना। वुडवर्थ हो गया दोस्तों, बेलार्ड का हो गया, बिने का पढ़ लिया, टर्मन का पढ़ लिया, स्पीयरमैन का पढ़ लिया, अल्फ्रेड बिने का पढ़ लिया। भावात्मक विचारों के साथ, प्रश्न की लैंग्वेज ऐसे भी आई हुई है कि भावात्मक विचारों के साथ किसी के हाव भावों को भी पहचानना बुद्धि कहलाती है। अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको पहले भी अधिगम में बताया कि अधिगम 3 प्रकार का होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्या? क्रियात्मक। किसी के हाव भावों को भी पहचानना, अध्यापक आया हुआ उसके चेहरे को देखना, घर पर व्यक्ति कैसा हुआ उसके चेहरे को देखना। तो दोस्तों भावात्मक विचारों के साथ योग्यता करना बुद्धि कहलाती है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? टर्मन ने। किसने कहा? किसी के हाव भावों को पहचानना भी एक प्रकार की दोस्तों क्या है? बुद्धि है। तो
ये बुद्धि की परिभाषा हुई। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से पढ़ना कि बुद्धि क्या है। दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक हुआ था बंकिंगम, आप लोगों ने कभी नाम सुना उसका, बंकिंगम का। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोग पेपर में गलत करके आते हैं। प्रश्न की लैंग्वेज आती है अधिगम की योग्यता। क्या दोस्तों, अधिगम की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। किसके अनुसार, बंकिंगम के अनुसार। दोस्तों याद रखना अधिगम से संबंधित जितने भी कोटेशन आते हैं वो स्किनर के आते हैं ऐसे कि अधिगम की योग्यता व्यक्तित्व है, अधिगम की योग्यता समायोजन है, स्किनर पर। लेकिन यहाँ पर जो बुद्धि का कोटेशन है, यहाँ पर जो क्या बुद्धि का कोटेशन है वो किसने दिया दोस्तों, बंकिंगम ने दिया। याद रखे जाना कि अधिगम की योग्यता है, बुद्धि है, किसने कहा था, बंकिंगम ने कहा था। अब इन परिभाषाओं को दोस्तों हम 3 क्षेत्रों में बांट लेते हैं। इन परिभाषाओं को हम क्या 3 क्षेत्रों में बांट लेते हैं। देखो पेपर में यदि प्रश्न आ जाए आपसे कि सीखने का है, किसका दोस्तों, सीखने का है, ठीक है। आप लोगों से यदि प्रश्न आ जाए सीखने का है, अमूर्त का है, समायोजन का है, बुद्धि तो है पर लेकिन प्रश्न ऐसे आ जाए कि अमूर्त चिंतन के साथ योग्यता, जैसे मैं अब आपके सामने बता रहा हूँ इसको सीखना आप लोग, कि बुद्धि की परिभाषा को 3 क्षेत्रों में डिवाइडेड कर रहे हैं हम लोग। कितने क्षेत्रों में डिवाइडेड कर रहे हैं दोस्तों, 3 क्षेत्रों में डिवाइडेड करने। एक तो लिख दिया हमने यहाँ पर सीखने की योग्यता, क्या लिख दिया दोस्तों, सीखने की योग्यता। एक लिख रहा हूँ दोस्तों मैं अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। और दोस्तों एक लिख रहा हूँ मैं आपके सामने यहाँ पर समायोजन की योग्यता। 3 क्षेत्रों में डिवाइडेड कर दिया। प्रश्न आ जाए बुद्धि की परिभाषा को या अर्थ को कितने क्षेत्रों में डिवाइडेड करना है, 3 में। तो दोस्तों जो सीखने की योग्यता से संबंधित कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है, अमूर्त चिंतन में किस किस ने बताया है, और समायोजन के क्षेत्र में कि एडजस्टमेंट करने के लिए किन किन मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार बताएं। सीखने की योग्यता पर अपन जो दोस्तों बात करते हैं उसमें है थॉर्नडाइक। सबसे पहले ऊपर नाम आता है किसका, थॉर्नडाइक का नाम आता है। दूसरा नाम किसका आएगा दोस्तों, बंकिंगम का। याद रखिए ना कि सीखने की योग्यता से संबंधित निम्न में से कौन सा नहीं है दोस्तों, कॉल्विन ने बताया था। किसने बताया था, कॉल्विन ने बताया था। और दोस्तों एक याद रखना गियरबॉर्न ने भी बताया था, एक मनोवैज्ञानिक हुआ था गियरबॉर्न। गियरबॉर्न भी किस में आता है, गियरबॉर्न भी किस में आता है, इसी में आएगा। और एक व्यक्ति था दोस्तों कौन सा, वुडवर्थ। प्रश्न की लैंग्वेज कैसे आएगी कि सीखने की योग्यता या सीखने के क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा नहीं है। जैसे दोस्तों अमूर्त चिंतन में सबसे पहले नाम किसका आता है, टर्मन का नाम आता है। किसका नाम आता है, टर्मन का नाम आता है। ये याद रख के जाना आप लोग। स्पीयरमैन का नाम आ जाएगा, ये किसका नाम आ जाएगा, स्पीयरमैन का नाम आ जाएगा। एक बिने का नाम आ जाएगा। ये परिभाषाएं बुद्धि के क्षेत्र हैं कि इसमें कौन से मनोवैज्ञानिक आएंगे, इसमें कौन से मनोवैज्ञानिक आएंगे और इसमें कौन से मनोवैज्ञानिक आएंगे। जैसे बर्ट आ जाएगा, कौन है दोस्तों, बर्ट आ जाएगा। एक फ्रीमैन आ जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, अमूर्त चिंतन के साथ। अब दोस्तों जो समायोजन की हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, समायोजन की जब बात करने जा रहे हैं, इसमें दोस्तों बर्ट इसमें भी आता है। एक दोस्तों इसमें स्टर्न आ जाएगा, एक इसमें विलियम जेम्स भी आ जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, विलियम जेम्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने को क्या है, पढ़ के नहीं जाना है। रॉश भी आ जाएगा, मैकडूगल भी आ जाएगा दोस्तों। रॉश आ गया, मैकडूगल आ गया। तो इस प्रकार से पेपर में यदि प्रश्न आए तो अपने को पेपर में प्रश्न वहाँ से गलत नहीं करना है किसी भी प्रकार से। तो दोस्तों अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि निम्न में से पेपर में प्रश्न आ जाए कि बुद्धि के क्षेत्र कितने प्रकार के, 3। सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन और एक समायोजन। जिसमें सीखने की योग्यता का समर्थन थॉर्नडाइक, बंकिंगम, कॉल्विन है ना, गियरबॉर्न और कौन दोस्तों, वुडवर्थ। अमूर्त में टर्मन, स्पीयरमैन, बिने, बर्ट और कौन, फ्रीमैन। बर्ट इसमें भी आता है और क्या दोस्तों, इसमें भी आएगा। याद रखना विलियम स्टर्न, विलियम जेम्स, रॉस और कौन दोस्तों, मैकडूगल। तो इस प्रकार से भी अपने को पेपर में प्रश्न यहाँ से करना है दोस्तों। एक प्रश्न और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने पढ़ लिया कि बुद्धि तो ये है, बुद्धि समायोजन की योग्यता हो गई, बुद्धि जन्मजात योग्यता हो गई, ये सारी विशेषताएं हैं बुद्धि की। अब इसके अंतर्गत हम एक छोटा सा चैप्टर और पढ़ेंगे, मात्र 5 मिनट का चैप्टर है, वो भी अपने पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो कि बुद्धि क्या नहीं है, प्रश्न आ जाए बुद्धि क्या नहीं है। दोस्तों सबसे पहले बुद्धि ज्ञान नहीं है, मैंने आपको पहले क्लियर कर चुका हूं ये कि बुद्धि ज्ञान नहीं है।
ज्ञान के साथ बुद्धि ज्ञान नहीं है, सिर्फ ओनली क्या है, संबंध स्थापन। क्या है दोस्तों, सिर्फ ओनली बुद्धि का ज्ञान के साथ क्या स्थापन है, स्थापित ओनली सिर्फ संबंध है। क्या है दोस्तों, ओनली सिर्फ संबंध है, बुद्धि प्रतिभा नहीं है, बुद्धि प्रतिभा भी नहीं हो सकती, ध्यान रखना लोग। और इसके अंदर कहते हैं ना कि इसके अंदर बहुत प्रतिभा है तो वो बुद्धि है, वो बुद्धि नहीं कहलाएगी, वो भी बुद्धि नहीं कहलाएगी। या आप लोग याद रखना, ये सिर्फ प्रतिभा किस पर निर्भर रहती है, ओनली सृजनात्मकता पर। सृजनात्मकता अर्थात बालक के अंतर्गत वो तो मौलिकता है, उसको हम वो बुद्धि नहीं कह सकते कि यार इसके अंदर इतनी प्रतिभा है, पेंटर बना दिया, कोई खिलौना बना दिया, कोई नया आविष्कार कर दिया, तो बुद्धि नहीं कहलाएगी। सिर्फ क्या कहलाएगी, वो मौलिकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जैसे आप लोगों ने कागज़, कहते हैं छोटे बच्चे ने कागज़ से जहाज बना दिया, यार इसकी बुद्धि तेज है, वो तो लोग कहते हैं कहावत में। सिर्फ प्रतिभा जो चीज़ है वो सिर्फ किससे संबंध है, उसका मौलिकता से। पर लेकिन ध्यान रखना, इसका सिर्फ ओनली बुद्धि से क्या हो सकता है, सिर्फ संबंध हो सकता है, बाकी बुद्धि नहीं कह सकते, आप लोग याद रखना। और दोस्तों याद रखना, बुद्धि क्या है, बुद्धि कौशल भी नहीं है, बुद्धि कौशल भी नहीं है, याद रखना, बुद्धि कौशल भी नहीं है। कौशल किससे आता है, सिर्फ ओनली अभ्यास से आता है दोस्तों। किससे आता है, सिर्फ ओनली अभ्यास से आता है या सीखने से आता है कि आप लोग कितना सीख रहे हो। और दोस्तों बुद्धि स्मृति भी नहीं है, याद रखना, बुद्धि क्या है, बुद्धि स्मृति भी नहीं है, बुद्धि स्मृति भी नहीं है। क्यों दोस्तों, कभी अभी ये देखा गया कि जो कभी अभी देखा जो कम मंद बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, कम मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, वो हमेशा किसी भी चीज़ को याद करने में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ने से संबंधित, पढ़ने को छोड़ दो आप, कोई दूसरे काम करने में उनकी बुद्धि क्या हो सकती है दोस्तों, तेज हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि बुद्धि हमेशा ज्ञानात्मक नहीं होती, बुद्धि प्रतिभाशाली नहीं होती, बुद्धि कौशलात्मक नहीं होती और बुद्धि स्मृति नहीं होती। प्रश्न आ जाए, ज्ञान के साथ बुद्धि है, सिर्फ ओनली क्या है, संबंध है। प्रतिभा के साथ क्या है, संबंध है। कौशल के साथ क्या है, संबंध है। और दोस्तों क्या, स्मृति के साथ क्या है, संबंध है। ये भी प्रश्न पेपर में आ जाए कि निम्न में से संबंधित कौन सा नहीं है, तो वो चीज़ भी आप लोग दोस्तों याद करके जाओगे। दोस्तों आज की क्लास में हमने बुद्धि क्या है और क्या नहीं है, सिर्फ इसकी चर्चा की है। जो नेक्स्ट कल क्लास होगी उसका आप लोग वेट करना, कि जिसमें बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के उपागम जो संबंधित होगा उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों।